गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। जो भी जिस समय लेक्चर देख रहा है ना, आज हम लेक्चर नंबर 2 ऑफ अकाउंट इकोनॉमिक्स का स्टार्ट करने वाले हैं। ना सबसे पहले जो हम आज देखने वाले हैं वो है सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी क्या होती है। कल हमने ये देखा था कि जो हमारी 3 प्रॉब्लम है इकोनॉमिक्स की, वो हम 2 वे में सॉल्व कर सकते हैं। पहला, एक तो फ्री इंटरेक्शन विथ इंडिविजुअल्स, ठीक है, यानी कि मार्केट इकोनॉमी। यहाँ पे 2 या उससे ज़्यादा लोग आपस में बात करके इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। वही जो सेकेंड वे था वो था सेंट्रल अथॉरिटी इन ए प्लान्ड मैनर कॉल्ड सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी। ना आज हम ये देखने वाले हैं कि सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में होता क्या है। तो सबसे पहले जो भी एक्टिविटीज है या जो डिसीजंस है वो लिए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा। कौन कौन से डिसीजंस हो सकते हैं, जैसे प्रोडक्शन कितना करना है, कंजम्पशंस पे ऊपर वो लगा सकती है रेस्ट्रिक्शंस की ये जो है ये मैक्सिमम एक इंडिविजुअल इतना ही जो है कंज्यूम कर पाएगा, इससे ज़्यादा कंजम्पशन होना ही नहीं देना है। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि कंजम्पशन पे रेस्ट्रिक्शन नहीं है तो मैं आपको बताता हूँ। जैसे पॉलीथीन पे कई बार रेस्ट्रिक्शन लगाई जाती है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, टोबैको प्रोडक्ट्स पे कई बार लगाई जाती है, या फिर जो शराब है उन पे लगाई जाती है, कई बार जो चंदन है उन पे लगाई जाती है रेस्ट्रिक्शन। तो ऐसे में प्रोडक्शन कंजम्पशन इन दोनों पे या और भी कोई एक्टिविटीज़ है उन पे गवर्नमेंट जो है रेस्ट्रिक्शंस लगा सकती है या उनको प्रमोशन भी दे सकती है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करो, ज़्यादा से ज़्यादा कंजम्पशन करो। ये जो डिसाइड है ये गवर्नमेंट डिसाइड कर सकती है। कुछ भी एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज या कंसिक्वेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनल कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो मैं आपको पहले एक लाइन तो बताता हूँ। यहाँ पे एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज ये गवर्नमेंट डिसाइड करती है, जैसे कोयला कितना देना है या ये जो नेचुरल रिसोर्सेज है इनके बारे में बोला जा सकता है। कई बार जो गवर्नमेंट है वो काफ़ी सारे और रिसोर्सेज के ऊपर भी डिसाइड कर सकती है कि इन रिसोर्सेज को किस तरीके से डिवाइड करना है। जैसे अगर आप देखोगे तो जो एम्प्लॉयमेंट का रिसोर्सेज है ना, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जो जॉब के रिसोर्सेज है उनको आरक्षण के द्वारा अलोकेट किया गया है कि इतना जो है रिसोर्स इतने इन लोगों के लिए है, इतने रिसोर्सेज इतने लोगों के लिए और ये रिसोर्सेज इन लोगों के लिए। तो इस तरीके से रिसोर्सेज को जो है अलोकेट किया जा सकता है। इसके अलावा भी जो फाइनल प्रोडक्ट्स है, फाइनल कॉम्बिनेशन है, जैसे कि गेहूँ हो गया या चावल हो गए या फिर इन शक्कर हो गई, तो इनको भी कंसिक्वेंट डिस्ट्रीब्यूशन किया जा सकता है। यानी कि जो गरीब लोग हैं उनको एक प्रॉपर अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। जैसे अगर आप देखोगे तो राशन की दुकानें हैं तो वहाँ पर काफ़ी सारे जो अमाउंट है उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, काफ़ी सारा जो राशन है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है ताकि सबके पास कुछ ना कुछ एडुकेट अमाउंट पहुँचे। जैसे कि यहाँ पे आ जाए, अब यहाँ पे आता है कि आल्सो प्रोड्यूस एडुकेट अमाउंट ऑफ सच गुड्स एंड सर्विसेज। मान लीजिए अगर यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो पूरा नहीं हो पा रहा है, अगर वो प्राइवेट इकोनॉमी के द्वारा पूरा नहीं कर पा रहे हैं, वो अगर इतना प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे, तो गवर्नमेंट खुद उनको अपने हाथों में ले सकती है और उनका प्रोडक्शन भी कर सकती है। इसके अलावा इफ सम पीपल गेट ए लिटिल शेयर ऑफ फाइनल मिक्स सो दैट देयर सर्वाइवल इज एट रिस्क, यानी कि इतने गरीब है वो कि उनका सर्वाइवल भी बहुत मुश्किल है, तो ऐसी सिचुएशन में गवर्नमेंट इनके अंदर इंटरवेन कर सकती है, इंटरफेयर कर सकती है एंड बराबर जो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनल मिक्स जो है वो लागू कर सकती है। हालांकि जैसे कि अभी जो गवर्नमेंट है वो काफ़ी इसमें रिलैक्सेशन देती है, लेकिन जैसे मान लीजिए किसी के पास चावल या गेहूं भी नहीं है खाने के लिए, तो ऐसे में गवर्नमेंट ये डिसाइड कर सकती है कि इनको इतने चावल या गेहूं तो मिलने ही चाहिए। फिर गवर्नमेंट का खर्चा खुद उठा सकती है और या फिर उनको एक मिनिमल रेट में भी जो है दिया जा सकता है। कई बार क्या होता है, जैसे अभी तो नहीं है बट पहले मैंने सुना है कि जैसे पेट्रोल है या जो केरोसिन है इनके ऊपर भी रेस्ट्रिक्शन रहती थी कि इतने लीटर से ज़्यादा पेट्रोल या केरोसिन जो है कंज्यूम नहीं कर सकते, सो दैट कि सबके पास ये पहुँचे। हालांकि अभी भी रेस्ट्रिक्शन के लिए कुछ प्रॉपर एक, जैसे अगर हम बात करें इलेक्ट्रिसिटी की, तो इसके ऊपर एक वे में रेस्ट्रिक्शन नहीं है, यानी कि प्रॉपर ऐसे रेस्ट्रिक्शन इम्पोज नहीं किया हुआ है कि आप केवल महीने के 500 यूनिट ही इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर सकते हो। लेकिन एक इनडायरेक्ट वे में एक रेस्ट्रिक्शन है, क्योंकि कैसे रेस्ट्रिक्शन है, जैसे आप 100 यूनिट से ज़्यादा कंज्यूम करोगे तो आपको हायर पे करना पड़ेगा। तो ऐसे में क्या होगा कि अगर आप ज़्यादा पे करना पड़ेगा तो आप एक तरीके से रेस्ट्रिक्ट होंगे कि मुझे कम से कम यूज करना चाहिए सो दैट कि मेरा बिल कम आए, है ना। तो यहाँ पे इस तरीके के जो इनडायरेक्ट वे है वो हमारी गवर्नमेंट कई बार करती है ताकि उनको जो है ना उनको जो है रेस्ट्रिक्ट किया जा सके, उनको बोला जा सके कि आप थोड़ा कम यूज करो ताकि लोगों को भी मिले, क्योंकि क्या है इलेक्ट्रिसिटी हमारे पास काफ़ी सारी कमी है अभी इलेक्ट्रिसिटी की। तो ऐसे में ऐसा किया जा सकता है, ठीक है। ये होता है सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी, जहाँ पे सारे डिसीजंस क्या होते हैं गवर्नमेंट के द्वारा लिया जाता है, यानी कि किसको कितना खाना है, किसको कितना बनाना है, क्या बनाना है,
वॉट एवर इट इज, सारे डिसीजन गवर्नमेंट के द्वारा लिए जाते हैं। वहीं अगर हम बात करें मार्केट इकोनॉमी की, तो मार्केट इकोनॉमी के अंदर ऐसा नहीं होता, वो मार्केट के अंदर होता है। लेकिन यहाँ पे जब आप मार्केट इकोनॉमी की बात करते हो तो यहाँ वर्ड आता है एक मार्केट। अब ये मार्केट जो है ये ट्रेडिशनल अप्रोच नहीं है, ठीक है, ये पूरा मार्केट इकोनॉमी नहीं, केवल जो मार्केट वर्ड है इसको मैंने यहाँ डिफाइन किया है। ये ट्रेडिशनल अप्रोच नहीं है। क्या है, देखिए हम मार्केट किसको समझते हैं कि भाई हम बाजार जिसको हम कहते हैं कि हम एक जगह होगी जहाँ हम कुछ भी जाकर के खरीद सकते हैं और जो प्रोड्यूसर है वो वहाँ पे जाकर के बेच सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है, ये एक ट्रेडिशनल अप्रोच नहीं है। ये थोड़ा सा डिफरेंस है आपकी कॉमन अंडरस्टैंडिंग से, कॉमन सेंस में जो आपने अंडरस्टैंडिंग डेवलप की है उससे थोड़ा सा ये डिफरेंस है। अब ये किस तरीके से डिफरेंस है, चलिए वो देखते हैं। क्योंकि यहाँ पे ऐसा है कि कोई भी ऐसा अरेंजमेंट जो कि अलाउ करता है लोगों को बाई और सेल करने के लिए फ्रीली, वॉट एवर इट इज, या फिजिकल हो सकता है या इलेक्ट्रॉनिक भी हो सकता है। जैसे कि अगर आप देखो तो आज ई कॉमर्स कंपनियां काफ़ी अच्छा ग्रो कर रही है। जैसे अगर हम बात करें फ्लिपकार्ट हो गई या अमेजोन हो गया, तो इस तरीके की जो कंपनीज है या और भी कई सारी कंपनीज है, मंत्रा हो गई और पेटीएम है, बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं, अनगिनत कंपनियां आजकल खड़ी हो चुकी है। तो उन कंपनियों को भी एक मार्केट माना जाएगा। तो अब ऐसे में जहाँ पे फ्रीली ट्रेड हो सके, फ्रीली का मतलब है कि किसी का कोई वहाँ पे कंट्रोल नहीं है, ऑटोमेटिकली मैं अपनी इच्छा से बेच सकता हूँ और कोई भी अपनी इच्छा से खरीद सकता है। यहाँ कोई कंट्रोल नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि आप इसे नहीं बेच सकते या क्वांटिटी पे कोई कंट्रोल नहीं है। तो ऐसे में उसे हम बोला जाता है फ्रीली इकोनॉमी। ना प्राइस पे कोई कंट्रोल है, ना इकोनॉमी पे कोई, ना क्वांटिटी पे कोई कंट्रोल है, ठीक है। अगर मेरी इच्छा है मैं इस प्राइस पे बेचना चाहता हूँ मैं बेचूंगा, चाहे मैं ये फ्री में भी देना चाहूँ तो मैं दे सकता हूँ। अब यहाँ पे ये प्रॉब्लम मार्केट इकोनॉमी में कैसे सॉल्व होती है, ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है जानना कि यार सर मार्केट इकोनॉमी में ये प्रॉब्लम कैसे है। जैसे सेंट्रल में तो पता है कि हाँ आपको गेहूं का 5 टन उत्पादन करना है, ठीक है, ये हो गया, या चावल का 4 टन उत्पादन करना है, चलो हो गया। तो इस तरीके से गवर्नमेंट बता देती है कि इतना उत्पादन करना है, किसका उत्पादन करना है, कितना उत्पादन करना है, ठीक है। लेकिन मार्केट इकोनॉमी में कैसे पता चलेगा, मतलब आप देखो हमारी जो इंडिया है उसकी पॉपुलेशन 135 करोड़ से अबव हो चुकी है, 140 करोड़ के करीब हो चुकी होगी। और ऐसे में जो डिसीजन लेते हैं कम से कम वो भी 100 करोड़ लोग होंगे। तो ऐसे में 100 करोड़ लोग आपस में तो बात नहीं कर सकते। तो ऐसे में कैसे ये चीज़ें चलती है, कैसे ये मैसेज पहुंचता है, वो सारी चीज़ें यहाँ डिफाइन की हुई है। यहाँ पे सिंपली क्या होता है कि जो बायर है एक क्वांटिटी और एक प्राइस पे मार्केट के अंदर आ जाता है। जैसे कि मान लीजिए मैं 5 रुपए के 5 पेन लेकर के मार्केट में आ जाता हूँ। अब यहाँ पे 2 सिचुएशन हो सकती है, या तो ये इक्वल हो, ठीक है, एक तो ये सिचुएशन, या ये इक्वल नहीं हो। अगर ये इक्वल नहीं है यानी कि लोग 5 पेन से ज़्यादा या कम मांग रहे हैं, ठीक है, या तो वो ज़्यादा मांगेंगे मोर, या फिर वो कम मांगेंगे। यानी कि हो सकता है लोग 4 पेन ही मांग रहे हैं लेकिन मैं 5 पेन बना के ले आया, वहीं लोग 6 पेन मांग रहे हैं लेकिन मैं 5 पेन ही बना के लेके आया हूँ, ठीक है। ये 2 सिचुएशन हो सकती है। अब अगर लोगों ने ज़्यादा मांगा है तो मैं क्या करूँगा, मैं अपनी क्वांटिटी को, क्योंकि यहाँ मेरे पास लेस क्वांटिटी है जितना मांगा जा रहा है, तो मैं क्या करूँगा, प्राइस को इंक्रीज कर दूंगा। मैं 5 रुपये की बजाय 6 रुपये कर दूंगा, 7 रुपये कर दूंगा, 8 रुपये कर दूंगा, और ऐसी प्राइस पे मैं उसे ले आऊँगा जिससे कि केवल 5 लोग ही इसे खरीद पाए। यानी कि अब वो 5 लोग कौन होंगे, जो सबसे अमीर 5 लोग होंगे, या जो ऐसे लोग होंगे जिनको वाकई में इनकी ज़रूरत होगी, ठीक है। तो वो 5 लोग यहाँ पे आएंगे और खरीद पाएंगे। वहीं अगर मैंने लेस क्वांटिटी, मेरे पास ज़्यादा क्वांटिटी पड़ी है और केवल मांग जो है कम क्वांटिटी की है, तो फिर यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं अपनी प्राइस को डिक्रीज कर दूंगा, जैसे 4 रुपये में कर दूंगा या 3 रुपये में कर दूंगा। जिससे क्या होगा कि जो भी लोग इसे अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे 5 रुपये में, वो भी लोग अब सोचेंगे कि यार पहले तो 5 में मिल रहा था, अभी 3 में मिल रहा है, चलो लूट लेते हैं, चलो जल्दी जा करके खरीद लेते हैं। तो इस तरीके से ज़्यादा मेरी क्वांटिटी सोल्ड हो जाएगी। तो अब ये सब होने के बाद मेरा जो मेरा प्रोड्यूसर है, जिससे मैंने पेन खरीदा था, उसके पास एक इंपॉर्टेंट मैसेज आएगा, क्या कि डिमांड जो है, अगर यहाँ पे देखा जाएगा तो डिमांड जो है हायर है, यानी कि बहुत ज़्यादा लोगों की डिमांड है, ठीक है। मैंने 5 पेन प्रोड्यूस किए थे लेकिन 6 पेन यहाँ पे डिमांड में थे, तो मुझे क्या है कि अगली बार 6 पेन प्रोड्यूस करने चाहिए क्योंकि 6 पेन मार्केट में डिमांड थी। वहीं अगर यहाँ पे इस सिचुएशन में देखें तो डिमांड कम थी, तो यहाँ पे डिमांड कम थी तो मुझे अगली बार प्रोड्यूसन लेस करना चाहिए, यानी कम प्रोड्यूस करना चाहिए क्योंकि डिमांड भी कम थी। तो इस तरीके का, वरना मुझे फिर से प्राइस कम करना पड़ेगा, मेरा प्रॉफिट कम होगा। सो दैट कि ये सारी चीज़ें यहाँ पे हो सकती है, ठीक। अब बात करते हैं कि जो इकोनॉमीज है वो मिक्स्ड इकोनॉमी होती है, यानी कि कोई भी इकोनॉमी न तो कम्प्लीटली सेंट्रल स्पॉन्सर्ड होती है और ना ही कम्प्लीटली प्राइवेट होती है, क्योंकि दोनों चीज़ें नहीं हो सकती, वो दोनों मिक्स होती है। हाँ, जहाँ पे कुछ डिसीजन गवर्नमेंट के द्वारा होता है और कुछ डिसीजन
मार्केट एक्टिविटी के द्वारा लिए जाते हैं। लेकिन यहाँ कुछ डिफरेंस होता है, यानी कि इस तरीके से अगर सब मिक्स है तो सब बराबर हो गए, नहीं, ऐसा नहीं है। इनमें डिफरेंस होता है एक्सटेंड ऑफ द रोल ऑफ गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट कितना कंट्रोल करती है, इसका डिफरेंस यहाँ पे लिया जाता है। अब वो गवर्नमेंट किस तरीके से कंट्रोल करती है, तो अगर आप देखोगे तो यूएसए में मिनिमम गवर्नमेंट का कंट्रोल है इकोनॉमी पे। वहीं चाइना में अगर आप देखोगे तो जो गवर्नमेंट का रोल है वो बहुत ज़्यादा है। वो गवर्नमेंट जो है बहुत सारी चीज़ें कंट्रोल करती है, वहाँ पे प्रोडक्शन कंट्रोल करती है, कंजम्पशन कंट्रोल करती है। वहीं अगर आप इंडिया की बात करोगे तो हालांकि वो मेजर रोल प्ले करती थी, या मैं कहूँ अभी भी करती है, लेकिन विद इन 2 और 3 डिकेड्स, कपल ऑफ ईयर्स, ये रिड्यूस हो रहा है। यानी कि अगर आप देखोगे तो जब आप स्वतंत्रता मिली थी और 1950 जब था और जब हम इकोनॉमी को डेवलप कर रहे थे, तब हमारे पास काफ़ी सारी एक्टिविटीज ऐसी थी जिसमें गवर्नमेंट का कंट्रोल था। धीरे धीरे वो एक्टिविटीज हटती गई 1990 में लिबरलाइजेशन और इन तरीके की चीज़ें आई, मैं आपको बताऊंगा ये क्या होती है। लेकिन हमने मार्केट को ओपन किया, अपनी इंडियन मार्केट को, और काफ़ी हम आगे बढ़े। वहीं जब हम आगे और बढ़े, अभी जैसे 2018-19 में रेलवे जो पहले केवल सरकारी थी, अब इसमें भी प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है। यानी कि आम लोग जो है वो डिसाइड कर पाएंगे कि हमें किस तरीके की रेलवे चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट में क्या था कि गवर्नमेंट डिसाइड करती थी हमें हाँ इस तरीके की रेलवे चाहिए और इतनी रेलवे हमें इस तरीके से चलानी है। लेकिन अब जब लगेगा कि लोगों को अगर स्लीपर क्लास ज़्यादा चाहिए तो स्लीपर की मांग बढ़ेगी, तो प्राइवेट वाले उस तरीके से इसको डिजाइन करेंगे। तो यहाँ पे अब धीरे धीरे कपल ऑफ ईयर्स रिड्यूस हुआ है, आगे जब हम और बढ़ेंगे तो ये और रिड्यूस होगा ना। उसके बाद बात करते हैं टाइप ऑफ इकोनॉमिक्स की। टाइप ऑफ इकोनॉमिक्स में ये एक अलग से टॉपिक है। तो इकोनॉमिक्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक है माइक्रो इकोनॉमिक्स जो हमारे अभी सिलेबस में है, और मैक्रो इकोनॉमिक्स जो कि 12th में है, अगर आप सीबीएसई कर रहे हो और अलग अलग स्टेट बोर्ड के हिसाब से आप देख रहे हैं। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या डिफरेंस है, ये दोनों क्यों अलग अलग है। तो देखिए, माइक्रो इकोनॉमिक्स आपको ये बताता है कि मुझे क्या करना है, यानी कि एक इंडिविजुअल को जो परेशानी है या उनको सोल्यूशन करता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। कैसे, जैसे हाउ प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विस आर डिटरमाइन, जैसे लाइक मुझे ये जो गुड्स है ये कितने रुपए में खरीदना चाहिए। तो ये हो गया पर्सनल इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स, जहाँ एक इंसान के ऊपर ज़्यादा फोकस रहता है, रेदर देन एक कंप्लीट इकोनॉमी, कंप्लीट देश के ऊपर ना रह करके एक इंसान के ऊपर ज़्यादा फोकस रहता है। तो वो हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में देखते हैं। जैसे मान लीजिए आपका बजट क्या है, आपकी इनकम क्या है, आप उससे किस तरीके से ज़्यादा मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन ले सकते हो। तो ठीक है, हमने वहाँ देखा था ना मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन एंड मैक्सिमम आउटपुट। तो यहाँ पे क्या होगा, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन किस तरीके से मिल पाएगा। वहीं मैक्रो इकोनॉमिक्स में मैक्सिमम आउटपुट के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाता है। जैसे कि टोटल आउटपुट को हम कैसे मैक्सिमम रख सकते हैं विद इन दैट गिवन रिसोर्सेज। ठीक है, हमारे पास रिसोर्सेज इतने ही है। वहीं एम्प्लॉयमेंट के ऊपर फोकस हो सकता है, या एग्रीगेट प्राइस लेवल के ऊपर हो सकता है कि हमें महंगाई जो है इतनी रखनी है, इतनी नहीं रखनी है, इतना इसको ग्रोथ करना है। तो ऑल दैट थिंग्स माइक्रो इकोनॉमिक्स में डिस्कस किया जाता है। तो ये हमारा आज का वीडियो हो गया। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो मैंने यहाँ पे थैंक यू है, और साथ ही साथ आप मेरे इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं अगर आपको पसंद आया हो, और शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। नाउ स्क्रीनशॉट की बारी आ गई, तो मैं चलिए स्क्रीनशॉट बता देता हूँ आपको। सबसे पहले ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस बार मैं उल्टे क्रम में ले रहा हूँ क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत कम है। ठीक है, तो 1, 10, 2 एंड 3 ले लीजिएगा आप। देन ये वाला आप अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और स्क्रीनशॉट लेकर के रखना नहीं है, आपको इनको कंटिन्यूटी में कॉपी में उतारना है। अगर आपने लेक्चर नंबर 1 को देखा नहीं है तो प्लीज़ देखिए, और अगर आपने उसका होमवर्क कंप्लीट नहीं किया है तो प्लीज़ उसको होमवर्क को कंप्लीट करिए। अदरवाइज मैं फिर आपकी कोई गारंटी नहीं ले पाऊंगा 90+ की। हालांकि गारंटी तो मेरी अभी भी नहीं है ना। अगर आप मेहनत करोगे तो आ जाएगा, इतना डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, कॉमर्स के किसी भी सब्जेक्ट में स्कोर करना, और अब इसका आप ले सकते हैं। ठीक है, हमने अभी आज केवल 3 ही पेज पढ़े थे। ठीक है, यहाँ से है ना स्टार्ट किया था हमने आज। तो आप स्क्रीनशॉट वापस से देख लीजिए अगर आपको कोई रह गया हो तो। ठीक है, पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। एंड नाउ थैंक यू वेरी मच। और हमारा आज इसी तरीके से चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है, और काफ़ी अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो थैंक यू वेरी मच, बने रहिएगा हमारे साथ, और गुड डे, गुड बाय, हैव ए नाइस डे।